तेरे चेहरे में वो जादू है, बिडोर खिंचा जाता हूं। हर किसी को नहीं मिलता यहां प्यार जिंदगी में। हिंदी सिनेमा में एक से बढ़कर एक सितारे आए। कुछ सितारों ने दशकों लंबे अपने फिल्मी करियर में सैकड़ों फिल्में करके रिकॉर्ड बनाए, तो कुछ सितारों ने गिनी चुनी फिल्मों में काम किया और अमर हो गए। तो आज हम बॉलीवुड के एक ऐसे ही चमकते सितारे की बात करने वाले हैं जिन्हें बॉलीवुड का पहला काउबॉय कहा गया। वो अपने स्टाइल के लिए इतने मशहूर हुए कि उन्हें उस जमाने में स्टाइल आइकॉन तक कहा जाने लगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉलीवुड लेजेंड्स, सितारों का सफरनामा। चेहरे पर गजब का नूर, आंखों में अपनी ओर खींचने वाली कशिश, चाल ढाल में शेरों जैसा रुआब और रौबदार आवाज। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं बेहद खूबसूरत, हैंडसम, डैशिंग और बॉलीवुड के पहले काउबॉय फिरोज खान की। अब डांस तो कभी फिरोज साहब को भी करना आया नहीं, लेकिन अपनी कातिल अदाओं और नजरों के वार से ही वो दर्शकों के दिलों को छलनी कर डालते थे। सिल्वर स्क्रीन पर उनकी मौजूदगी ही दर्शकों को तालियां बजाने के लिए मजबूर कर देती थी। लगभग 50 सालों तक अपने अलग अंदाज और कमाल की अदाकारी के चलते बड़े पर्दे पर करोड़ों दर्शकों को अपना मुरीद बना देने वाले फिरोज खान की जिंदगी का हर पहलू बेहद दिलचस्प और रोचक रहा है। फिरोज साहब का जन्म 25 सितंबर 1939 के दिन बैंगलोर यानी आज के बेंगलुरु में हुआ था। उनके पिता का संबंध अफगानिस्तान के गजनी शहर से था, जबकि उनकी मां ईरान की रहने वाली थी। तो जन्म के बाद फिरोज साहब यानी फिरोज खान का नाम जुल्फिकार अली शाह खान रखा गया, लेकिन फिल्मों में आए तो जुल्फिकार से फिरोज बन गए। वो अपने पिता की 7 संतानों में सबसे बड़े थे। उनके 2 छोटे भाई संजय खान और अकबर खान ने भी बड़े भाई के नक्शे कदम पर चलकर बॉलीवुड में खूब नाम कमाया। अब बात करें फिरोज खान की शुरुआती पढ़ाई की, तो उन्होंने बेंगलुरु के ही बिशप कॉटन बॉयज स्कूल से अपनी स्कूलिंग की। उसके बाद सेंट जर्मेन हाई स्कूल से अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखी। कॉलेज तक आते आते फिरोज की पर्सनैलिटी ऐसी उभर कर निकल कर सामने आई कि हर कोई उनकी तारीफें करते नहीं थकता था। यार दोस्तों से लेकर कॉलेज के प्रोफेसर्स तक उन्हें फिल्मों में काम करने की सलाह देने लगे थे। अब ये बातें सुनकर फिरोज को भी मन ही मन कहीं लगने लगा था कि वो हीरो बनने के लिए ही पैदा हुए हैं। लिहाजा वो 50 के दशक में अपने सपनों को पंख लगाने के लिए सपनों की नगरी मुंबई यानी तब की बंबई आ गए। अब बंबई आने के बाद हीरो बनने के लिए उनके जीवन का संघर्ष शुरू हुआ, जो लंबे समय तक चला। फिल्मी दुनिया में कदम तो रख दिया था, लेकिन काम उन्हें बी या सी ग्रेड फिल्मों में ही मिल रहा था। छोटे मोटे रोल मिलते रहे, लेकिन वो टिके रहे, गए नहीं वहां से। फिरोज को अंदर से कहीं ये लगता था कि आज नहीं तो कल किस्मत का दरवाजा उनके लिए जरूर खुलेगा। लिहाजा कम बजट और छोटे मोटे बैनर की जो भी फिल्में उन्हें मिलती गईं, वो अपने फिल्मी करियर की पहली सीढ़ी मानकर करते चले गए। जल्द ही वक्त ने भी साथ दिया और हिंदी सिनेमा में उन्हें काम मिलने लगा। उनकी पहली फिल्म थी हम सब चोर हैं। इस फिल्म में तमाम बड़े कलाकारों के बीच वो मामूली सा एक ड्राइवर का रोल करते नजर आए थे। इसके बाद जमाना और बड़े सरकार जैसी कुछ और फिल्मों में भी उन्हें काम मिला। हाँ, लेकिन पहचान मिली 1959 में आई फिल्म दीदी से। उस फिल्म में उन्हें सुनील दत्त के साथ काम करने का मौका मिला और उनके काम को नोटिस भी किया गया। इसके अगले ही साल यानी 1960 में उन्हें फिल्म घर की लाज में लीड रोल मिला, लेकिन यह फिल्म फ्लॉप होकर रह गई। तो बैंगलोर से हीरो बनने के लिए मायानगरी मुंबई आए फिरोज खान को अब सफलता का इंतजार था, लेकिन 1962 में उन्हें हॉलीवुड फिल्म टार्जन गोज टू इंडिया में प्रिंस रघु कुमार का किरदार निभाने का मौका मिला। इस फिल्म में उनके साथ मुराद और सिमी ग्रेवाल जैसे और भी हिंदी कलाकार थे। उसी साल आई फिल्म रिपोर्टर राजू में भी फिरोज खान को लीड रोल मिला। अब हालांकि यह फिल्म भी कोई खास सफल ना हो सकी, लेकिन फिरोज खुश थे। वो खुश इसलिए थे कि एक एक्टर के तौर पर उन्हें लगातार अच्छा काम जो मिल रहा है। तो कुल मिलाकर वक्त अच्छा ही चल रहा था और फिर वो वक्त भी आया जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था। साल 1965 में उनके करियर की पहली बड़ी और सफल फिल्म आई और फिल्म का नाम था ऊंचे लोग। फिल्म में उनके साथ उनके आइडल राजकुमार और अशोक कुमार भी नजर आए थे। इस फिल्म ने फिरोज खान को एक अलग ही लेवल की पहचान दिलाई। इसके बाद उन्हें बड़े बजट की फिल्में भी मिलने लगीं और इस तरह से उनकी फिल्मी गाड़ी बेहतरीन तरीके से चल पड़ी। उसी साल खान साहब को रामानंद सागर की फिल्म आरजू में भी काम करने का मौका मिला। राजेंद्र कुमार के साथ आई उनकी फिल्म जबरदस्त हिट रही।
इस फिल्म में फिरोज को लेने के लिए राजेंद्र कुमार ने ही सागर साहब से गुजारिश की थी। अब जब फिरोज खान की फिल्मी गाड़ी चल ही पड़ी थी तो जिंदगी की गाड़ी भी आगे बढ़ाने का ख्याल उन्हें आया और फिर उन्होंने सुंदरी नाम की अपनी प्रेमिका से, अपनी मोहब्बत से शादी कर ली, जो एक एयर होस्टेस थी। शादी के बाद सुंदरी और फिरोज की 2 संतानें हुई, बेटी लैला खान और बेटा फरदीन खान। शादी के बाद भी फिरोज का करियर नई ऊंचाइयां छूता रहा और फिल्मी गलियारों में बॉलीवुड की हसीनाओं के साथ भी उनका नाम जुड़ता रहा। 1967 में उन्हें अपनी फेवरेट एक्ट्रेस नरगिस के साथ फिल्म रात और दिन में काम करने का मौका मिला, लेकिन बदकिस्मती से नरगिस की आखिरी फिल्म साबित हुई। इसके बाद 1969 में यशराज बैनर तले बनी फिल्म आदमी और इंसान में उनके काम को खूब सराहा गया और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। तो उस समय तक फॉरेन लोकेशंस और रेसिंग के शौकीन फिरोज खान ये समझ चुके थे कि उन्हें दूसरे बैनर्स के तले वो सब कुछ करने का मौका नहीं मिलेगा जो वो वाकई करना चाहते। इसी वजह से डायरेक्शन में हाथ आजमाने के लिए उन्होंने उसकी बारीकियां सीखनी शुरू कर दी। तो इस तरह अप्रैल 1972 में फिरोज खान की बतौर एक्टर दूसरी पारी की शुरुआत हुई। उनके बैनर तले बनी पहली फिल्म का नाम था अपराध। उस फिल्म में उन्होंने अपने साथ उस जमाने की सबसे मशहूर और सबसे महंगी एक्ट्रेस मुमताज के साथ काम किया था, जो उनकी बहुत अच्छी दोस्त भी थी। रेसिंग सीन्स के साथ जर्मनी में शूट हुई इस फिल्म को जबरदस्त कामयाबी मिली। इसके बाद साल 1974 में फिरोज खान की 6 फिल्में रिलीज हुई थी। उन्हीं में से एक फिल्म खोटे सिक्के में फिरोज खान की काउबॉय इमेज को काफी पसंद किया गया था। इसके अगले ही साल 1975 में फिरोज के डायरेक्शन में बनी फिल्म धर्मात्मा रिलीज हुई। पहली बार अफगानिस्तान की धरती पर कोई हिंदी फिल्म शूट की गई थी, बनाई गई थी। फिल्म में हेमा और फिरोज की जोड़ी तो पसंद की ही गई, उसके गानों ने भी धूम मचा दी। याद होंगे आपको गाने, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खिंचा आता हूं। इसके अलावा इसी फिल्म में वो रेखा के साथ भी फ्लर्ट और मस्ती करते नजर आए थे। यह फिल्म फिरोज खान के प्रोडक्शन की पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। फिल्म का जबरदस्त रेस्पॉन्स देखकर खान साहब ने अपनी दूसरी मेगा स्टार फिल्म कुर्बानी बनाई, जिसके लिए कहा जाता है कि फिरोज खान सेकंड लीड के लिए अमिताभ बच्चन को साइन करना चाहते थे, लेकिन जब बात नहीं बनी तो विनोद खन्ना को उस फिल्म में कास्ट किया गया। उस फिल्म में दोनों की दोस्ती ऐसी मजबूत हुई जो मरते दम तक साथ रही। समंदर किनारे बेहद बोल्ड एंड ब्यूटीफुल जीनत अमान की कातिलाना अदाएं और साथ में उस वक्त के इंडस्ट्री के 2 टॉप एक्टर्स, तो दोनों के साथ जीनत की जोड़ी खूब पसंद की गई। फिल्म के गानों ने तहलका मचा दिया था। हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे, आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। याद होंगे आपको ये गाने। साथ ही लैला ओ लैला, हर कोई चाहे तुझसे मिलना अकेला। भाई वाह, ऐसे ऐसे गाने थे कि आज भी मस्ती छा जाती है उनको सुनकर। हर गाने में हैंडसम हंक फिरोज खान की एंट्री पर दर्शक कुर्सी से उछलकर सीटियां मारने को मजबूर हो जाया करते थे और ड्रम बीट्स पर गुलू गुलू करते अमजद खान भी शायद पहली बार दर्शकों ने देखे थे। यानी अमजद खान को इस तरह के रोल करना उस समय और लोगों को उनकी इस इमेज को देखना अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं था कि अमजद खान गुलू गुलू करते नजर आए थे इस फिल्म में लैला ओ लैला गाने पर। खैर, इसी तरह फिरोज साहब फिल्में बनाते गए और अपने दर्शकों की जिंदगी गुलजार करते गए। आगे चलकर उन्होंने अपनी पुरानी कहानी में बदलाव करने के लिए नई फिल्म बनाई, जांबाज। इस फिल्म ने भी कमाल किया और गाने तो बेमिसाल थे ही। प्यार दो प्यार लो, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, टेप रिकॉर्डर पर फुल वॉल्यूम में सुने जाते थे ये गाने। तो एक तरफ तो फिरोज साहब फिल्मी दुनिया में धमाल मचा ही रहे थे, तो दूसरी तरफ उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ अलग सा गदर मचा हुआ था। मुमताज और जीनत अमान के साथ तो उनके अफेयर्स की खबरें आम थी ही, लेकिन एक दूसरी एयर होस्टेस ज्योतिका धनराज से अफेयर्स की खबरों के चलते उनकी पत्नी सुंदरी ने उन्हें तलाक दे दिया था। खैर, जांबाज के बाद फिरोज खान ने अपनी अगली फिल्म यलगार पर काम शुरू किया, लेकिन उन्हें इस फिल्म का काम बीच में ही रोकना पड़ा। वजह थी उस साल आई एक साउथ इंडियन फिल्म नायकन। ये फिल्म देखते ही उन्होंने फिल्म दयावान बनाने का ऐलान कर दिया और इसमें अपने दोस्त विनोद खन्ना को लीड रोल में लिया। सितंबर 1988 में रिलीज हुई ये फिल्म अपने संगीत, अभिनय और उस 2 मिनट के इंटीमेट सीन की वजह से आज भी चर्चाओं में बनी रहती है। फिल्म के 2 गाने, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेशुमार आया है और चाहे मेरी जान तू ले ले, ये सब गाने खूब पसंद किए गए।
दीवान की सफलता के बाद फिरोज खान ने फिर से यलगार पर काम करना शुरू किया। बताते हैं कि फिरोज खान को जिस सफलता की आदत पड़ गई थी वो उन्हें यलगार से न मिल सकी। वो फिल्म एवरेज काम कर पाई थी। इसी वजह से उन्होंने इस फिल्म के बाद एक लंबा ब्रेक लिया। 6 साल के लंबे ब्रेक के बाद उन्होंने फिर से फिल्मों का रुख किया और इस बार अपने बेटे फरदीन खान को लॉन्च किया। फिल्म थी साल 1998 में आई प्रेम अगन, लेकिन इसका भी हाल बॉक्स ऑफिस पर बेहाल ही रहा। इसके 5 साल बाद उन्होंने फिर से अपने बेटे के फिल्मी करियर को पटरी पर लाने के लिए फिल्म जानशीन बनाई, लेकिन यह फिल्म भी बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई। लेकिन फिरोज खान लगातार खबरों में बने रहे। साल 2006 में उनके भाई अकबर खान ने फिल्म ताजमहल बनाई थी, जिसे प्रमोट करने के दौरान फिरोज साहब ने पाकिस्तानी मुसलमानों के खिलाफ एक ऐसा बयान दे दिया था जिस पर खूब बवाल हुआ था। पाकिस्तान में उनकी एंट्री तक पर बैन लग गया था। लंग कैंसर से जूझ रहे फिरोज खान की आखिरी फिल्म वेलकम थी, जिसमें उनके किरदार RDX को बेहद पसंद किया गया था। फिल्म में उनका रोल छोटा था मगर दमदार था और उनका एक डायलॉग हम अभी जिंदा हैं खूब फेमस हुआ था। तो कहा जाता है कि फिरोज साहब उन दिनों अपनी फिल्म कुर्बानी के सीक्वल पर काम कर रहे थे, लेकिन फिल्म की कहानी पूरी होने से पहले ही 27 अप्रैल 2009 को उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी आखिरी इच्छा थी कि मरने के बाद उन्हें भी अपनी मां की कब्र के पास बेंगलुरु में ही दफनाया जाए। बेटे फरदीन और परिवार ने ऐसा ही किया। बात करें फिरोज खान को मिले अवार्ड्स की, तो उन्हें साल 1971 में आदमी और इंसान के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। इसके अलावा साल 2001 में उन्हें फिल्म फेयर की तरफ से ही लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। साल 2004 में अपनी फिल्म जानशी के लिए बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल का अवार्ड दिया गया। फिल्म 2008 में फिर से जी सिने की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया। अब शो के अंत में खान साहब की दोस्ती की एक खास बात आपको बताते हैं, एक खास किस्सा। वो ये कि जिस तारीख को खान साहब ने अंतिम सांस ली, ठीक उसी तारीख को ही उनके सबसे खास दोस्त विनोद खन्ना ने भी दुनिया को अलविदा कहा था। उनकी मौत बीमारी की वजह से हुई थी, विनोद खन्ना की भी। फिरोज खान की डेथ 27 अप्रैल को हुई थी और विनोद खन्ना की भी इसी तारीख को, बस साल का फर्क था। फिरोज साहब 2009 में इस दुनिया से दूर चले गए थे, तो विनोद खन्ना ने साल 2017 में अंतिम सांस ली थी। तो इस तरह ये दोनों दोस्त एक ही तारीख पर इस दुनिया को छोड़ गए, मगर जाते जाते भी अपनी दोस्ती की दास्तान को अमर कर गए। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।